This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business World, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching PSX Hotline. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, रोज़ाना मार्केट ऊपर जाती थी, रोज़ाना नीचे जाती थी, लेकिन आज माशाल्लाह 181 प्लस पे मार्केट क्लोज़ हो गई। आज भी कल की तरह काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, लेकिन ट्रेंड जो था आखिर में ऊपर की तरफ ही रहा। 225 प्लस हो गया था विद इन एन आवर, 36,361 का लेवल। उसके बाद 111 पे आई मार्केट, 36,247, फिर ऊपर गई 141 प्लस, 36,277, फिर प्लस 44 पे आ गई, आज माइनस पे नहीं गई है। उसके बाद से बढ़ना शुरू हुई और अभी 181 प्लस पे मार्केट क्लोज़ हो गई। 36,318 का लेवल है। 30 इंडेक्स में भी 112 का इजाफा, 21,177। ऑल शेयर्स में 77 का इजाफा, 24,715। वॉल्यूम भी अच्छे हैं, 268 मिलियन का काम हुआ। एडवांसिंग कंपनी 207, डिक्लाइनिंग 131, अनचेंज 25। वॉल्यूम लीडर्स पाक इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल 29 मिलियन का काम हो गया यहाँ पे। TRG 28 मिलियन का काम हुआ है। बाइको पेट्रोलियम 19 मिलियन का काम, जहांगीर सिद्दीकी में 13, कराची इलेक्ट्रिक में 12। रिथ पाकिस्तान इज़ द टॉप गेनर विद 95 रुपीज़ गेन। फिरोज सन्स 46, मरी पेट्रोलियम 29, एबॉट लेबोरेटरी 14, हीनो पार्क मोटर 12। लूजर्स रिफान मेज़ में 362 का लॉस है, सनोफी एवेंटिस में 32, आइलैंड टेक्सटाइल 29, कॉलगेट में 19 और मिलेट ट्रैक्टर में 11। इंटरनेशनल मार्केट में जनरली गिरावट देखी गई है आज, और हम देख रहे हैं कि डॉ में 181 लॉस, SP में 19, नैस्डैक में 59। उसके बाद एशियन मार्केट खुली तो नीके में भी थोड़ा सा लॉस, 8 पॉइंट का। हैंगसेंग में 292 लॉस, शंघाई में 36 का लॉस, और सेंसेक्स में 73, सिंगापुर में भी माइनस। यूरोप की मार्केट भी नेगेटिव नज़र आ रही है। उस बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो हमारी मार्केट का बढ़ना बड़ी अच्छी खबर। 2-3 खबरें हैं इम्पोर्टेंट। एक तो बहुत इम्पोर्टेंट खबर है कि SECP ने कुछ न्यू रेगुलेशंस लगाए हैं, जिसके तहत पेंशन वगैरह के जो फंड्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड स्कीम्स में थोड़ी सी उन्होंने कॉशन किया है, कंट्रोल किया है कि एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा वो नहीं लगा सकते। दूसरी इम्पोर्टेंट खबर है कि गैस के जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनके रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, 218 बिलियन, जिसमें बड़े बड़े जो पैसे फंस गए हैं उनके, वो कराची इलेक्ट्रिक है, वापडा है, पाकिस्तान स्टील मिल है, IPPs हैं, CPPs हैं, CNG स्टेशंस हैं। तो ये थोड़ी सी वरीसम फिगर्स हैं। दूसरी ये है कि एक शंघाई ग्रुप ने इजाज़त मांगी है टू सेट अप ए वेरी लार्ज इलेक्ट्रिसिटी प्लांट इन फ्रॉम थर्ड कोल। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ इकराम साहब हैं जो ज़बरदस्त आइडियाज़ दे रहे हैं। आइए चलते हैं इकराम साहब की तरफ। इकराम साहब, पनामा लीक के जब से शुरू हुआ सिलसिला तो बहुत लोग डरा रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हुकूमत गिर जाएगी, लेकिन इसी दौरान हमने देखा कि बहस चलती रही और मार्केट बड़ी तेज़ी से एकदम से ऊपर आई और एकदम से 34,500 पे हमने आखिरी सेलिब्रेशन की थी, और ये वी आर ऑलमोस्ट क्लोज टू 36,450। तारिक, जो मेरा अपना इस पर ओपिनियन वो ये है कि पनामा लीक्स की जो ख़बर थी वो किसी इनसाइडर ने विसल ब्लोइंग की, और ये जो टैक्स हेवन कंपनियां हैं, जिन मुल्कों ने ये टैक्स कंपनियां बनाई हैं,
जैसे यूके की बहुत सारी टैक्स हेवन्स हैं, इसी तरह ही देयर आर अदर कंट्रीज, स्विट्ज़रलैंड है, ये लग्जमबर्ग है ज़माने से। तो लिहाजा ये जो जब तक पूरी दुनिया में कोई इंटरनेशनल फोरम लेवल पे ये चीज़ ना फैसला किया जाए कि टैक्स हेवन्स शुड बी रेगुलेटेड इन सच अ वे कि उसमें टेररिज्म का पैसा ना जाए, उसमें कोई ब्लैक मनी का पैसा ना जाए, ड्रग रिलेटेड पैसा ना जाए, रिश्वत का पैसा ना जाए, और उसकी डिस्क्लोजर्स जो हैं जब तक वो नहीं आप उनके लिए रेगुलेशन लाते उन मुल्कों में जिनकी ये टेरिटरीज़ हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये वक्त ज़ाया करने वाली बात है कि जी उन्होंने अकाउंट खोल दिया था, उन्होंने अकाउंट खोल दिया था। ये टैक्स हेवन कंपनीज जो हैं बेसिकली दे आर इन अ वे आर लेजिटिमेट। आज से ये कहीं 50-60 साल से चल रही हैं। अच्छा, तो उसके अंदर जो हुकूमतें थीं, चाहे वो अमेरिका की थी, चाहे इंग्लैंड की थी या स्विट्ज़रलैंड की थी, सब ने ये इसको कबूल किया। मिट रोमनी अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसकी ऑफशोर कंपनीज हैं। अब ये चीज़ है कि ये एक इट्स मोर ऑफ मॉरल इशू मैं समझता हूँ कि आप जो है अकाउंट खोल के तो अपना टैक्स को सेविंग करने के लिए आप ये करते हैं। यू नो, अगर एक आदमी का लेजिटिमेट बिजनेस था और उन्होंने अपनी कंपनी ऑफशोर बना के उसके ज़रिए वो बिज़नेस किया, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ख़राबी है, इसमें बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर आपने इल्लीगल मीन्स के साथ पैसा कमाया, चाहे कोई भी तरीका था, और वो आप उनमें ले गए और उसको आपने हाइड किया, तो उसके लिए प्रॉपर रेगुलेशन होनी चाहिए। मुल्कों के दरमियान ट्रीटीज़ हो, चाहे अंडर यूनाइटेड नेशंस कर लें, तो तब ये चीज़ें चलेंगी। अभी लंदन में जो मीटिंग हुई उस पर पाकिस्तान ने तो शिरकत नहीं की, लेकिन इसमें नाइजीरिया वगैरह तमाम मुल्क जमा हुए और उन्होंने कहा है कि हम कोई कानून इस तरह के बनाएंगे कि आइंदा जो है पैसा बाहर ना आए। देखिए, पनामा लीक्स के ऊपर जो कंपनी पनामा में बनी, उसका किन मुल्कों की पनामा की मुल्क के साथ ट्रीटी है कि वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे इफ़ कोई फाइनेंशियल क्राइम होता है। तो जब तक आपकी ट्रीटी नहीं होगी तो आपको कौन इन्फॉर्मेशन देगा? वो आप जितनी मर्जी, ये अखबारी खबरों से कुछ नहीं होने वाला, आपका ये कहना है? बिल्कुल कुछ नहीं होगा। अगर आप पनामा को आप खत लिखेंगे कि जो हमारा आदमी ने पैसा रखा हुआ है, जुडिशल कमीशन बन जाता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के एग्जिस्टिंग जजेस का किसी का भी है, वो दे विल हायर कंसल्टेंट्स जी, जिनका काम होगा कि वो उन मुल्कों में जहाँ ये टैक्स हेवन है, जहाँ ये चीज़ें हैं, उनको वो ख़त लिखेंगे। ठीक है जी। अगर तो आपकी उनसे ट्रीटी नहीं है तो वो कहेंगे वेल वी आर नॉट obliged अंडर द इंटरनेशनल लॉ, वी डोंट नो यू, लैक ऑफ ट्रीटी, वी कैन नॉट। क्या हमारा अगर नेशनल आपके यहाँ आज के करें तो क्या आप हमें इन्फॉर्मेशन दोगे? अच्छा, वो बायलैटरल होता है ना? बायलैटरल, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा, किसी भी मुल्क के अंदर जो उनके बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हैं, जहाँ पे आपने पैसा रखा होता है, वो बैंक भी कोई इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर नहीं करते। इवन पाकिस्तान में भी आप अगर बैंकों से जाके कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो जब तक आपके पास कुछ स्टैट्यूटरी पावर्स ना अंडर द लॉ या आपके पास कोर्ट का ऑर्डर नहीं हो, तो कोई भी बैंक अपने किसी क्लाइंट का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। बिल्कुल नहीं देगा। नो, हाँ, अगर आपको पास स्टैट्यूटरी पावर्स है अंडर द लॉ कि किसी इदारे के पास पाकिस्तान के, चाहे वो स्टेट बैंक है या SSCP है, आपकी FBR है, अगर लॉ पास हुआ हुआ है, उसके तहत है, रेगुलेशंस हैं, उसके तहत है, तो इफ़ दे अप्रोच द बैंक्स, तो बैंक्स विल डिवल्ज दैट इंफॉर्मेशन ओनली जो उनको मांगी जाएगी। अदर देन दैट, अगर कोई आपके पास स्टैट्यूटरी पावर नहीं किसी इंस्टीट्यूशन के पास, तो वो बैंक उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो ये तो मामला जो है, ये तो बाहर के मुल्कों का है। अच्छा, ये जो स्विट्ज़रलैंड है, वहाँ 2010 में एक कानून बना जो कहता है कि उसका नाम है इलिसिट रिकवरी ऑफ इलिसिट एक्ट, इलिसिट वेल्थ एक्ट, कुछ ऐसा नाम है उसका। उसमें उन्होंने खुद, ये हुआ था अमेरिका और ब्रिटेन के प्रेशर से, कि उन्होंने कहा कि जी आप बताओ कि कहाँ का ये हम पता करना चाहते हैं अपने नेशनल्स के बारे में, और उसकी वजह से बिकॉज सुपर पावर का प्रेशर था, उन्होंने ये कानून बनाया। उसमें ये प्रोविज़न है कि अगर कोई मुल्क आप पूछे कि भाई आपके कौन कौन नेशनल हैं, तो वी आर ऑब्लाइज्ड टू टेल, और या किसी का नाम ले ले तो हम उसके इन्फॉर्मेशन देंगे और उसको वापस अपने मुल्क ले जाने की इजाज़त भी देंगे, प्रोवाइडेड
they give a cut of 20% to the government of Switzerland, which will be shared by the bank and the country. या फिर आप उसको छोड़ दें और 20% टैक्स ले लें, टैक्स लगा के पैसे को वहीं। उस एक्ट के तहत ऑलरेडी ब्रिटेन एंड यूएस ने काफ़ी बड़ी रकम रिकवर की है, या अपने सिटीजन्स को फोर्स किया कि ब्रिंग बैक द मनी, अदरवाइज वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू। पाकिस्तान में भी ये प्रोविज़न है। लोग कहते हैं कि 200 मिलियन पाकिस्तानियों का भी पड़ा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जरदारी से लेकर अब तक वो एक पेज का लेटर ही नहीं लिख पाई टू स्विट्ज़रलैंड कि अगर आपके मुल्क में हमारे पाकिस्तानियों के अकाउंट्स हैं तो प्लीज़ उसके बारे में डिटेल बताएं, कौन है क्या है, या उसको फिर लाने के लिए कुछ शुरू किया जाए। जरदारी साहब ने ख़त नहीं लिखा, ये गवर्नमेंट आई जब से उसने भी ख़त नहीं लिखा। यहाँ जो आप कह रहे हैं कि यहाँ तो उन्होंने खुद ये बनाया हुआ है कि एनी गवर्नमेंट कैन अप्रोच एंड दे विल हेल्प। बिल्कुल। जब ये नहीं हुआ तो ये जो दूर दूर की बातें हो रही हैं, पनामा वहाँ जिनका कोई न एक्ट है, ना पनामा में कोई ऐसा कानून बना है कि कोई गवर्नमेंट उनको अप्रोच करे तो उसको कोऑपरेट करेंगे, तो वो तो बहुत दूर की बात है। अगर करना है तो पहले स्विट्ज़रलैंड से शुरू करें। नहीं, स्विट्ज़रलैंड की भी आपकी बात सही है, लेकिन आप ये बताएं कि क्या स्टैटिस्टिक्स आए हैं कि स्विट्ज़रलैंड ने कितना अमाउंट ऑफ इट्स बैंकिंग सिस्टम में जो उनके पास था, और जहाँ पे वो लोगों ने 20% टैक्स दे के उनको उन्होंने डिस्क्लोज़ किया। कोई फिगर कोई मैंने तो कभी नहीं पढ़ी। नहीं, अमेरिका की फिगर आई है और वो डिटेल्स भी आई कि कौन कौन से बड़े बड़े लोग थे जिनके थे। उन्होंने सिर्फ ये किया कि गवर्नमेंट को टैक्स दे के पैसा अपने पास ले आए वापस, उनको उन्होंने फर्दर प्रोसिक्यूट नहीं किया। मतलब कि कोई डिस्क्लोजर्स नहीं आई है। यूके में भी बहुत बड़े अमाउंट वापस गया है और उसको खामोशी से उन्होंने वापस किया आफ्टर टेकिंग दिस 20% कट। लेकिन पाकिस्तान के बारे में आपने सुना होगा कि जरदारी के दौर से ये बात चल रही है कि ख़त लिखा जाए लेकिन ख़त एक पेज, अगर ये अखबार कागज़ का एक पेज हमें नहीं मिल सका अब तक जिस पे ये ख़त लिखा जाए। आप ख़त तो भेज दें। बिल्कुल। ये रिकवरी ऑफ इलिसिट एसेट एक्ट हमने नहीं बनाया, बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड ने बनाया। क्यों बनाया? उनके लिए तो नुकसानदेह है ये, लेकिन बनाना पड़ा, मजबूरियाँ भी होती हैं। जब आप अमेरिका ऑर्डर कर दे किसी को तो कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है ना, आपका अगर अमेरिका और इंग्लैंड और दूसरे मुल्कों ने अपने सिटीजन्स के पैसे लाने के लिए उन्हें इनकरेज किया कि भाई आप अपने पैसे यहाँ वापस ले आएँ और हमें इतना, हमने इस मुल्क में कई दफ़ा आपने एमनेस्टी स्कीम दी है कि आप इतने परसेंट 5% या 10% अपना उसको वाइट कर लें अपना पैसा और सिस्टम में ले आए। तो अगर पाकिस्तानियों के $200 बिलियन अगर बाहर पड़े हुए हैं तो गवर्नमेंट उन्हें कहे कि चलें यार आप 10% ही ले आएँ या 5% हमें दे दें, जैसे हमने एमनेस्टी स्कीम दी है, तो $10 बिलियन तो आ जाएंगे ना मुल्क को। और लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ $190 बिलियन कमिंग इनटू द कंट्री। वो कहाँ इन्वेस्ट होगा? हाँ, वो आपकी इंडस्ट्रियों में इन्वेस्ट होगा, आपकी एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट होगा, आपके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो जाएगा, आपकी यानी जो मुल्क की यानी रियल एस्टेट है उसमें हो जाएगा। द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री विल बी फिनोमिनल, क्योंकि वो सारा पैसा सिस्टम में आ जाएगा। तो जितनी आपकी 4-5 ट्रिलियन की इकॉनमी इस वक्त है, आई मीन जो जैसे आपका बजट को 4-5 ट्रिलियन के दरमियान होता है, तो 200 बिलियन को अगर आप मल्टीप्लाई करें इस वक्त 100 से, तो ये तकरीबन बन जाता है कोई तकरीबन 2.2 ट्रिलियन रुपीस। तो वो उसका इम्पैक्ट देखें क्या होगा। तो आई थिंक आवर फाइनेंशियल जो विजर्ड्स हैं उनको चाहिए कि ऐसी इनोवेटिव चीज़ लेके आए और लोगों के जी, और पूरी असम्बली जो है अपना इसके ऊपर कानून बना ले। चलें, जिन्होंने पैसा बनाया था जैसे भी बनाया था कोई मसला नहीं, आप मुल्क का सोचें। बिल्कुल। आप जो अगर ये पीछे पड़ जाएंगे ना कि वो कहाँ से आया क्यों आया, तो ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। नहीं, ये हो नहीं सकता। प्रोसिक्यूट करने की जरूरत ही नहीं है। आप पैसा ले आओ, आप गवर्नमेंट को इसमें से 10% दे दो, बाकी अपना कारोबार में लगाओ। हम आपको यहाँ गवर्नमेंट ये भी कह सकती है उनको कि बाबा चलें 200 बिलियन या जो भी है उसका 10% आप बाहर रख लें विद डिस्क्लोजर टू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, आपके सेफ्टी नेट के लिए, आपकी सेफ्टी नेट के लिए बाकी ले आए। कुछ हमें दे दें एक एमनेस्टी के हिसाब से, छोटा सा 5% ले लें, जस्ट जहाँ गवर्नमेंट समझे कि इट विल इनकरेज द पीपल। मेन आइडिया तो आप जैसे कह रहे हैं कि है कि मुल्क के अंदर पैसा आ जाए, बिल्कुल आके इन्वेस्ट हो जाए। बिल्कुल।
दैट इज़ द मेन फ़ायदा। ये गवर्नमेंट को मिल जाएगा तो गवर्नमेंट खर्च कर देगी, बिल्कुल, उससे कोई इतना बड़ा फ़ायदा नहीं है। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल। वो उसका कम्प्लेक्शन ही आपकी मुल्क की इकॉनमी का हो जाएगा यार। 60 बिलियन का डेट है, 200 बिलियन का एसेट आ जाएगा, सारा डेट पे अपना पे कर दें। हाँ, उसी से पे कर दें। वो उनको एक अच्छे खासा, हमें तो जरूरत ही नहीं है। जो 60% 60 बिलियन का आप जो सूद दे रहे हैं वो अपने सिटीजन्स को दे दें। और दूसरा, गवर्नमेंट को चाहिए कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन को कहे कि आप रखें बाय 10%, स्टेट बैंक के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवा लें एंड मेक श्योर कि यू आर डूइंग बिजनेस इन दोज कंट्रीज। उसकी जो अर्निंग कोई आती है तो वो इस मुल्क में लेके आए। हाँ, अगर वहाँ कोई प्रॉपर्टीज ली है, उस प्रॉपर्टी की अगर कोई अर्निंग आती है नेट ऑफ उसकी, चाहे मैं कहता हूँ वो 1000 पाउंड ही किसी का 2000 पाउंड है, वो यहाँ इस मुल्क में लेके आए। वाह, बहुत अच्छी सजेशन। तो आई थिंक कि ये अब मसला ये है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें ना ये इतनी डेप्थ और विजन नहीं है इन चीज़ों की कि हम ये नेशनल इंटरेस्ट पे क्या काम कर रहे हैं। नेशनल इंटरेस्ट यही ना कि आपका इस वक्त कोई 68 बिलियन का लोन है, 40 बिलियन आप लोन ले रहे हैं चाइना से, तो ये बिलियन आपका तकरीबन बन जाएंगे कोई 106 बिलियन डॉलर इन नेक्स्ट 10 ईयर्स में। प्लस अगर आप फर्दर लोन लेते हैं तो पाकिस्तान विल बी इन फॉरेन एक्सचेंज के जो लोन्स हैं दे कैन बी अराउंड 150 to 120 बिलियन इन 25 बिलियन इन नेक्स्ट 8-9 ईयर्स। तो उसकी जो डेट सर्विसिंग है अगर वो 8-9% भी है तो आप देखें कि $9 बिलियन आपको कम से कम देने होंगे, 9-10 बिलियन डॉलर जस्ट द इंटरेस्ट सर्विसिंग। तो वो कहाँ से होगी? ये तो आप दिवालिया की तरफ ले जा रहे हैं जैसे आप बात कर रहे हैं। आई थिंक कि Unless we do something। अच्छा, ये जो पनामा के बारे में खबरें आई उसमें ये एक जो टोटल अमाउंट की बात हो रही जो मुख्तलिफ उसमें ज़्यादा तो अमेरिकन का है और बेनी सैंडर्स बार बार कहता है कि जब पनामा को ये एग्रीमेंट हो रहा था फ्री ट्रेड का तभी मैंने कहा था कि ना करो क्योंकि सब लोग जो है ना अमेरिकन जाके पैसा वहाँ रख देंगे। तो टोटल अमाउंट की जो बात हो रही है वो हो रही है $23 ट्रिलियन की। उसमें एक एस्टिमेट ये है कि कम से कम 16-17 ट्रिलियन तो सिर्फ अमेरिकन का है। बिल्कुल, दुनिया भर के ज़्यादा अमीर लोग तो 25% इकॉनमी दुनिया की, हाँ, और सारे अमीर वहीं के। अच्छा, बाकी रह गया जो 5, 6, 7, 8 बिलियन जो भी है ट्रिलियन, उसमें कहते हैं 1 ट्रिलियन पाकिस्तानियों का भी है। $1 ट्रिलियन। देखिए, अगर इंटरनेशनल लॉ जो है वो अगर ये आ जाता है कि दैट दीज जुरिस्डिक्शंस हैव टू रिवील थ्रू ट्रीटीज फॉर इंटरनेशनल ट्रीटी हो तो फिर ये सारा पंडोरा बॉक्स खुल जाता है। अच्छा सुनिए, जैसे कि स्विट्जरलैंड के ऊपर प्रेशर डाला वे बैक इन 19 ये असल में जब ये अमेरिकन इकॉनमी बैठी 2008 में तब अमेरिका को स्विट्ज़रलैंड पे प्रेशर डाल के ये पैसा वापस लाना पड़ा। इसी तरह अभी अमेरिका की सिचुएशन ये है कि 19 ट्रिलियन का डेट तो हो चुका है। बिल्कुल। अब ट्रम्प बात करता है 21 ट्रिलियन की कि 2 ट्रिलियन मज़ीद आप कर्जा ले रहे हैं ना, कर्जा रुका तो नहीं है। तो एक सोल्यूशन शायद ये भी हो कि अमेरिका मजबूर हो अंडर सैंडर्स या क्लिंटन या ट्रम्प कि वो सोचे कि टू गेट रिड ऑफ दिस ह्यूज डेट प्रॉब्ली दिस इज़ द वे कि वो क्योंकि सुपर पावर है वो एक दफ़ा ऑर्डर कर दे तो यूनाइटेड नेशन भी हरकत में आ जाएगा, सभी हरकत में आ जाएंगे कि लेट्स मेक ए रूल कि इस तरह के ऑफशोर बैंकिंग कुछ नहीं होगी, एवरीथिंग मस्ट बी रिवील्ड। क्योंकि ये सारे पेमेंट तो डॉलर के जरिए हुए ना, दे कैन ट्रेस कि किसने पैसा कहाँ से कैसे कैसे भेजा। चाहे 10 जगह अगर घुमाएं आप, घूम के डॉलर ही तो डॉलर सेटलमेंट तो न्यूयॉर्क में ही होता है। जी बिल्कुल। तो वो ट्रेस कर सकते हैं और वो अगर अपने कौम लोगों से कहे कि आपको कोई हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे, आप पैसा खामोशी से ले आएँ। बिल्कुल। तो जैसे ही वो 16-17 ट्रिलियन पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा तो ये इससे ही इनका जो लोन और उसका जो रिजर्व वो चेंज हो जाएगा काफ़ी। बिल्कुल होगा। तो ये हो सकता है कि बिकॉज ऑफ अमेरिकन प्रेशर थिंग्स माइट वर्क। मैं तो कहता हूँ कि बजाय हमारी पार्टियाँ पॉलिटिकल माइलेज एक दूसरे के ख़िलाफ़ करें, हर वक्त वो उनके हो रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं, अच्छा वो कहते हैं जी फलां ने भी अपनी ऑफशोर कंपनियाँ खुली, वो कहते हैं। आई थिंक वी शुड लुक एट द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ आवर कंट्री और यही बेस्ट है कि जितना भी पैसा ये बाहर पड़ा हुआ है लोगों को ये दें कि अपने आप को आप ये कर लें। हम आप जो स्विट्ज़रलैंड ने कहा है कि जी हम देने को तैयार हैं तो उसमें से आप फिर हम पैसा कुछ हम रख लेंगे,
कुछ आप रख लें। तो एंड ऑफ द डे देखें, अगर ये पैसे आज से 50 साल पहले से लोग इकट्ठा कर रहे थे बाहर, तो उनके लिए तो ये डॉलर जो था, किसी का 9-10 रुपये का भी डॉलर लेके रखा होगा पुराने वक्तों का, किसी का 12 का, 16 का, 20 का, 25 का, 30 का। एज जो आपकी डिवैल्यूशन होती रही, तो अब रुपया 105, 4-4.5 रुपये पे ऑफिशियल रेट है डॉलर का, जो इंटरबैंक होता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अगर पाकिस्तानियों को इनकरेज किया जाए, जो यहाँ रहते हैं, कि आप अपने जो जितने भी पैसे हैं बाहर आपके पड़े हुए हैं, वो आप ले आएँ, हम आपको रिकग्नाइज़ करेंगे, वो पैसा आपका रजिस्टर होगा, उसमें से इतने % जो है वो आप मुल्क को एक तोहफा दे दें, इन द फॉर्म ऑफ तोहफा दे दें कि रीपेमेंट ऑफ डेट्स। आखिर का वो पैसा पाकिस्तानियों ने इस मुल्क से बनाया, हाँ, इस मुल्क से बनाया, वहाँ तो नहीं बनाया कोई, यहीं से बना यहीं से लेके गए, ठीक है। चाहे दे दो, कौम को इसको छोड़ दें, आपके वो पैसा कैसे बना नहीं बना वो छोड़ दें। नो, लेट्स नॉट लुक एट दिस थिंग कि जी वो काला पैसा था, सफ़ेद पैसा था, जी छोड़ें। आप कहें जी कि जो भी आता है, और नेशनल असम्बली में एक मुतफ़िका तौर पे एक लॉ पास किया जाए कि जी आप ये है रिपेट्रिएशन ऑफ पाकिस्तानी वेल्थ, और उसके प्रोसेस में वो जो आप कह रहे हैं तोहफा डायरेक्ट जाए लोन रीपेमेंट में, वो कहीं और खर्च ना हो। बिल्कुल, वो कहे कि एक नेशनल सर्विस कर रहे हैं टू गेट रिड ऑफ द एक्सटर्नल डेट। यस, तो मैं कहता हूँ कि अगर ये चीज़ आ जाती है, 200 बिलियन डॉलर अगर पड़े हुए हैं, 200 बिलियन में से ये पैसे आ जाएं, और गवर्नमेंट को भी उसमें से लोन रीपेमेंट के लिए कुछ पैसे आ जाएं, देखो ना, तो प्लस वो जितना पैसा आएगा वो सारा स्टेट बैंक में आएगा पाकिस्तान में, उसके अगेंस्ट रुपये इशू हो जाएंगे मुल्क में, यू नो। कुछ पैसा शक पाकिस्तानियों को कहें कि आप पैसा एक सर्टन % अपनी प्रॉपर रखें ऑफशोर कंपनियों में, डिक्लेयर कर दें, हाँ, स्टेट बैंक में रजिस्टर हो जाए। बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफिशियली सेंट थ्रू पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान नोज अबाउट दैट। पैसा ऑलरेडी बाहर पड़ा हुआ है, हाँ, आप उसको स्टेट बैंक में रजिस्टर करा। लेट्स अज्यूम कि 200 बिलियन डिफरेंट जुरिसडिक्शन में टैक्स हेवन में पड़ा हुआ है पाकिस्तानियों का, तो वो कहें कि जी 10% ऑफ दैट, यू नो, 20 बिलियन रखें आप बाहर, बट दैट मनी विल बी रजिस्टर्ड इन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और उसके तहत आप वो पैसा जो भी कमाएगा, वो उसका भी आप टैक्स दें, उस पर आप एक छोटा सा टैक्स दे दें, या 3% लगा लें, 5% लगा लें, एक छोटा सा, ताकि उनको भी हो कि भाई देखें, आजकल जो पाकिस्तान में रिटर्न है दुनिया में कहीं भी नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है ना, लोग समझते नहीं। अगर लोगों को ये समझाया जाए कि आप जो लेके गए स्विट्जरलैंड, वहाँ तो 0 इंटरेस्ट है, आप देखें, आप अमेरिका ले जाओगे 1/4% मिलेगा, जापान में ले जाओगे माइनस मिलेगा, यहाँ तो अभी भी 4-5% डिपॉजिट पे मिल रहा है, पूरी शेयर में 25% गारंटीड है। बिल्कुल, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे पैसा लाने से आपकी इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को चाहिए कि ओपन करे विंडो। ये ब्यूरोक्रेसी का जो जाल में फंसे हुए हम, कि जो चीज़ों को होने नहीं देते, ब्रिंग गुड पीपल फ्रॉम ओवरसीज़, अच्छे पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो लाइक लोग हैं, जो पढ़ते हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या आपके अच्छे बच्चे बैंकों में काम कर रहे हैं, कोई गोल्डमैन में कर रहा है काम, कोई JP मॉर्गन में कर रहा है, इन लोगों को इंकरेज करें। अगर मुल्क में एक इतना बड़ा आपका रिजर्व इकट्ठा हो जाए, तो उसको उस रिजर्व को ज़ाया नहीं करें, उसको बिल्ड करें मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। उसमें आप स्कूलिंग सिस्टम को ओवरऑल करें, हेल्थ सिस्टम को ओवरऑल करें, यू नो, मेक समथिंग को दुनिया याद करेगी यार पाकिस्तान। अच्छा देखिए, दुनिया की तारीख़ अगर आप देखें तो एक वक्त होता है जब आप बड़े गरीब होते हैं, मुल्क छोड़ के बाहर जाते हैं। आप इंग्लैंड की मिसाल ले लें, जब अंग्रेज़ आए यहाँ पे, वहाँ इतनी गुर्बत थी कि 60% अंग्रेज़ जो था वो इंडिया में जॉब कर रहा था, क्योंकि सैलरी बहुत ज़्यादा थी, 3-3 हज़ार पाउंड मिलता था, एक लोकल को 150-150 पाउंड मिलते थे, वही जो जज वगैरह होते थे, इतनी ज़्यादा मिलती थी, इसलिए 60% अंग्रेज़ उठ के इंडिया पाकिस्तान आ गया। जब पाकिस्तान बन गया तो सारे वापस चले गए ना अपनी दौलत के साथ। आज वहाँ बैठे हुए हैं ना, एम्पायर थी, इंडिया एम्पायर थी, फ्रांस का सारे लोग वापस चले गए, जर्मनी के लोग वापस चले गए, इटली के लोग वापस। तो वक्त बदलता है। पाकिस्तानी, मेरे जैसे आदमी, मैं 1980 में पाकिस्तान से बाहर चला गया क्योंकि यहाँ हालात सही नहीं थे, 25 साल कमाया, वापस आ गया, मैं तो सारे पैसे लेकर आ गया। लेकिन इसी तरह अब स्टेज बदल गया है शायद, कि अब पाकिस्तानियों ने, जिन लोगों ने बहुत पैसे कमा लिए, प्रॉब्ली इट इज़ अ बेटर आइडिया फॉर देम टू कम बैक टू पाकिस्तान वेयर द लॉ एंड ऑर्डर हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड ट्रामेंडसली, कि वो आ जाए,
यहाँ अजान सुने, नमाज़ पढ़ें, नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजारें मुसलमान के तौर पे, बीवी बच्चे इस्लामी तरीके से रहें, जो वहाँ अभी वो कर्ब की सूरत में रहते हैं जी। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट हो सकती है हिस्ट्री में। ये पिछले जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई 1945 में, तो आपको याद होगा कि यूरोप की सारी इकॉनमीज़ जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, यूके, ऑस्ट्रिया, रशिया, सब यू नो रेबल थी। अमेरिका वाज ओनली सुपर पावर एट दैट टाइम कि जिसने जापान वाज आल्सो जापान वाज आल्सो डिस्ट्रॉयड। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई जिसके तहत ये वर्ल्ड बैंक बना, आपकी यूनाइटेड नेशंस बनी, IMF बना। तो उन्होंने कहा कि वॉर के असरात को ख़त्म करने के लिए वी हैव टू नॉट डेवलप दीज इकॉनमीज़। तो क्या हुआ, आज देखें उस वॉर जिसमें वो एटम बॉम्ब वहाँ पे 2 शहरों में गिरा, वो जापान आज कहाँ है, ठीक है। लुक एट जर्मनी जो टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, है? वो आज कहाँ है, इंग्लैंड कहाँ है। लुक एट ऑल दीज कंट्रीज़। तो हम क्यों नहीं अपने मुल्क की ये सोचते कि अगर हम इसको छेद से खाते रहेंगे तो कुछ बचेगा नहीं। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि सब लोगों की ये है कि दे शुड थिंक कंट्री फर्स्ट, कि पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान मजबूत होगा, हमारी आने वाली जनरेशन जो हैं वो मजबूत हो जाएंगी। अब क्या हो रहा है कि अमेरिका में क्या होता है कि अच्छे बच्चों को वो वहीं रख लेते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आपके बिजनेस हैं, बैंकर्स हैं, कुछ भी है। और जो लोग यहाँ से उधर उन मुल्कों में गए तो वो उनके सिस्टम में जाके रच बस गए। तो आई पर्सनली थिंक कि अगर हमें अपने मुल्क को आगे ले जाना है तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है विद द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन एंड एवरीबडी, कि एक जनरल एमनेस्टी दें सबको और ये कहें कि भाई अपने पैसे वापस ले आओ, पार्लियामेंट ने लॉ पास करे और उसके बाद कहें कि ऐसा काम करें कि उनके पैसे इस मुल्क में भी आ जाएं, गवर्नमेंट को भी कुछ टैक्स रेवेन्यू आ जाए, उसका टैक्स ना मिले बल्कि लोन उतर जाए। हाँ, वो ये होगा ना। हाँ। कि आपका जो पैसा आपसे हम लेंगे, हम सीधे हम लोन उतार देंगे। हाँ सही। तो आपका पैसा हम खा नहीं रहे, कौम का कर्जा आपने उतार दिया, उसके कौम बाकी शुक्रगुज़ार है। फिर उन्हें कहे कि तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू एक्सपैंड योर बिजनेसेस। एग्रीकल्चर में हमें कितना कुछ चाहिए, बहुत। आप एग्रीकल्चर अक्सर बताते हैं। अगर इधर ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, 20% हमारा हर अनाज, हमारा हर चीज़ ज़ाया हो जाता है। मैं कहता हूँ जी, आप ऑस्ट्रेलिया गंदम पैदा करता है, न्यूजीलैंड गंदम पैदा करता है, फ्रांस पैदा करता है, यू नो दुनिया की क्या चीज़ें जो हम यहाँ नहीं ला सकते। यह सब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है और इंशाल्लाह आपसे कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह अगले सेशन के साथ फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।